देखो, 4 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें लेबनान न्यूज़ में था। लेबनान न्यूज़ में था, उसकी लोकेशन देखो, ये लोकेशन है लेबनान की। ठीक है, मैं पेन और थिन कर देता हूँ। लेबनान की जब लोकेशन आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि क्या देखोगे कि उसके नॉर्थ में सीरिया है। ठीक है, लेबनान की कैपिटल बेरूत है। साउथ में इजराइल है ना। तो अगर आप देखोगे कि उसके ईस्ट में पूरा ये सीरिया की बॉर्डर लग रही है, ये यहाँ तक, और यहाँ पर थोड़ा सा लग रही है किसकी बॉर्डर, इजराइल की बॉर्डर। ये मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है। ठीक है, आपको पता ही है किस लोकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ईरान का वॉर चल रहा, तो ईरान की बॉर्डर यहाँ पे आप देखोगे, ईरान की बॉर्डर नहीं लगती है लेबनान से। ठीक है, इराक है, इराक की भी नहीं लगती है, सीरिया की और इजराइल की लगती है। तो एक तो मैप आपने यहाँ पर देखा। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का एक सेगमेंट है। मतलब क्या, आपको ये पता होगा कि 19 कब की बात है, 1948 की बात है। 1948 में क्या किया गया था, यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग डिस्प्यूटेड एरियाज़ में पीस कीपिंग फोर्स को इस्टेब्लिश किया। उसका पर्पज़ क्या था कि जो विश्व में विवाद चल रहे हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, उसको क्या बोला गया, UNTSO, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता था, युद्ध करता था नहीं, युद्ध विराम करवाता था, वॉर को रोकता था, शांति बनाए रखता था। जो कन्फ्लिक्ट एरियाज़ है वहाँ पर क्या करता था, ये पीस बनाने का काम करता था। उसके अलग अलग विंग थे, जैसे अलग अलग देशों में सिचुएशन अलग अलग होती है, उसके विंग बनाए गए थे। भारत के भी लगभग अगर आप देखोगे 2.5 लाख के जितने सैनिक UN पीस कीपिंग फोर्स में अभी भी शामिल हैं। तो उसके कई विंग थे, जैसे लेबनान का जो विंग था उसे क्या कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान। उसी तरह से साउथ सूडान का है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। उसी तरह से अलग अलग रीजन का है यूनाइटेड नेशन मिशन ऑन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मिशन था। तो लेबनान में ये मिशन था, उसमें 2 जवान मारे गए, इस वजह से भारत ने इसकी निंदा की है। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि इट वाज, या इसके बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में है। अब पूरी कहानी मैंने बता दी ना, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो गया। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ो, इट वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन 1978 टू कन्फर्म विड्रॉवल ऑफ इजरायली फोर्स फ्रॉम साउथ लेबान। मूल रूप से 1978 में साउथ लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करने के लिए स्थापित किया गया था कि इजरायल की सेना यहाँ से वापस हो जाए। ये बात यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे पूछी जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, जो UNFIL है, ये समुद्री कार्यबल है, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहला नौसैनिक शांति अभियान मिशन है। ठीक है, देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं, कि मतलब ये नेवल से संबंधित है या नहीं। तीसरा, इंडिया इज़ द सिग्निफिकेंट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इन UNFIL। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना तो आप यहाँ पे जाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे इसे बोल रहा है 1 2 3 दोनों ही करेक्ट है। मतलब क्या, 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जो बोला जिस वॉट क्रिएटेड 1978 में, इसको क्रिएट किया गया था खासतौर पर लेबनान के लिए, है ना। और MTF को डिप्लॉय किया गया तो 2006 में लेबनान की हेल्प करने के लिए लेबनान नेवी। तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, नेवी से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो, तो मतलब आपने इसके बारे में देख लिया। तो उसी तरह से जो क्वेश्चन मैप बेस्ड होते हैं ना, उनमें हमें मैप को समझना ज़रूरी होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब चलो, जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका, मैप में दिखा देता हूँ पहले। बुर्किना फांसो न्यूज में था। सबसे पहले मैप देखो अब बुर्किना फांसो का, इसकी लोकेशन देखो तो ये नॉर्थ में, ये सॉरी वेस्ट में, ये कम्प्लीटली एक देश से बॉर्डर बनाता है, वो है कौन सा, माली। ठीक है, ईस्ट में ये नाइजर है, नॉर्थ में सॉरी नाइजर है, यहाँ पे बेनिन से, घाना से और कोट दे आइवरी से, इनसे क्या करते हैं, बॉर्डर बनाता है। थोड़ी सी बॉर्डर ये नाइजर से भी आई थिंक बनाता है। ठीक है, तो नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, घाना, टोगो, कोट दी आइवरी, माली, इनसे बॉर्डर बनाता है कौन सा देश, बुर्किना फांसो, जो न्यूज़ में था। अब न्यूज़ में जो था उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें यहाँ पे MCQ बन सकती हैं। जैसे अगर आप देखो कैसे बन सकते हैं कि ओगाडागू जो है ये इसकी कैपिटल सिटी है। साहेल, इसमें साहेल जो रीजन आता है अफ्रीका में ये साहेल रीजन है, इसमें पड़ता है। ब्लैक वोल्टा इसकी इम्पोर्टेंट रिवर है।
अब इन तीनों स्टेटमेंट को भी आप समझ लो, ये तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मतलब क्या, ये बात तीनों ही करेक्ट है किसके कंटेक्स्ट में, बुर्किना फासो के कंटेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओडिगो कैपिटल है, साहिल उसका रीजन है, इंपॉर्टेंट ब्लैक वोल्टा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने इसके यहाँ पे इसके बारे में समझा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसको लेके, गार को लेके है। ये आप 9th क्वेश्चन समझो, हम रैंडमली क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था, जनरल एंटी अवॉइडेंस को लेके अभी एडवाइजरी जारी हुई है। गार है क्या, है ना, गार जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा मेंस में भी, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल एंटी अवॉइडेंस टैक्स, इसको क्या बोला जाता है, ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान होता है, इसका पर्पज़ क्या, जो लोग टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, कर से बचने के अलग अलग जुगाड़ खोज रहे हैं, उनको रोकना, ठीक है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविजन के बीच में एरिया को कंजर्व करना। और गार को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 2017 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको लागू किया गया था। ये आर्टिफिशियल जो लेन देन होती है, टैक्स को चुराने के लिए जो सेल कंपनियां बनाई जाती हैं, उनको रोकने के लिए इसका पर्पज़ यहाँ पर था, ठीक है। तो ये गार का पर्पज़ था, ये आपको समझना है इसके संबंध में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं अभी देखो आप। स्टेटमेंट है कि द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल प्रोवाइड टैक्स अथॉरिटी विद द पावर टू डिनाई टैक्स बेनिफिट अ ट्रांजेक्शन इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी एन इम्पॉसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब क्या, सामान्य जो गार है वो कर प्राधिकरण जो टैक्स अथॉरिटी होती है उसको यह अधिकार देता है, यदि कोई लेन देन अस्वीकार कर परिहार टैक्स अवॉइडेंस पाया गया है तो उसे कर लाभ से वंचित कर दे। टैक्स लाभ क्या होता है, आप सोचोगे भाई ये कर लाभ क्या होता है, तो कर लाभ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। देखिए, टैक्स भरने के बहुत सारे लाभ भी होते हैं जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है बाद में कर का लाभ भी ले तो सरकार उसको अवॉइड करती है, सरकार उसको लाभ नहीं देती। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, गार को प्राइमरली इंटेंडेड टू टारगेट अ जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इंसिडेंटली रिजल्ट इन द लोअर टैक्स लाइबिलिटी। मतलब गार का मुख्य उद्देश्य था कि वास्तविक जो व्यावसायिक लेन देन उसको टारगेट करना, जिससे संयोगवश जो कर देयता उत्पन्न होती है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको बताया अभी क्या हुआ कि कुछ ऐसी इस वो देखने को मिली, एक्टिविटीज़ देखने को मिली जिस वजह से टैक्स रूल को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, ठीक है। अब क्या प्रावधान हो, 3 करोड़ से अधिक लेन देन पर इसे लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है कि अब क्या चेंज हो गया है, 3 करोड़ से ऊपर के लेन देन पर इसको लागू कर दिया गया है, ठीक। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ब्लैक क्रेड वोल्टा नदी जो बुर्किना फासो से गुजरती किस पड़ोसी देश में मिलकर वोल्टा नदी बनाती है। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि ये कोस्टल इसके रीजन है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं पता एक्सप्लेनेशन अगर आप यहाँ पे देखो कहाँ गया भाई, 11 सही बात है, घाना। दीज 3 रिवर्स ओरिजिनेटेड और फ्लो थ्रू बुर्किना फासो मीट इन घाना इवेंचुअली फॉर्मिंग द मैसिव लेक वोल्टा। वोल्टा मिलने से पहले घाना में आती। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर देखा था किसके बारे में, ये लोकेशन हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये हो गया बुर्किना फासो आपने देखा, ठीक है। और कहाँ गया, कोट दी आइवरी, ये घाना है, ठीक है। तो ये घाना की लोकेशन, ये आपको बुर्किना फासो से घाना जाती है रिवर, ठीक है। तो चलो इसके बारे में आपने यहाँ पर समझा। अगला टॉपिक है यहाँ पर कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसे 6 महीने बाद खोला जा रहा है। प्रश्न उठता ही है कहाँ, प्रश्न उठता तो बताना है आपको कहाँ, उत्तराखंड में है। और भी उत्तराखंड में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ रिजर्व उत्तराखंड में है, गंगोत्री हिमनद ये भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और ये भागीरथी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, भागीरथी नदी के तट पर देखने को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही तिब्बत की सीमा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जीव जंतु पर जैसे स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखा जाता है, स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखा जाता है, देवदार वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। लेकिन ये ग्लेशियर नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाए कि गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अगर आप देखोगे तो ये भी सटा है, और ये भागीरथी का स्रोत भी यहाँ पे देखा जाता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है। न्यूज़ में क्या होता है कि 6 महीने बाद इसको खोला गया है, इसलिए न्यूज़ में ये आ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हम संपन्न के बारे में समझते हैं कि संपन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, किस फंक्शन से जुड़ा हुआ है संपन्न प्लेटफॉर्म। क्या ये मार्केटिंग सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्वयं सहायता समूहों को, क्या रियल टाइम ट्रैकिंग करता है मानसून प्रोग्रेस की, क्या डायरेक्ट डिसबर्समेंट करता है पेंशन को डायरेक्ट खाते में देता है,
चौथा, मॉनिटर करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। अब आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, गोवा सरकार और कोच्चि सरकार ने कोचीन पोर्ट, गोवा सरकार कोचीन पोर्ट ने संपन्न पोर्टल को अपनाया है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 29 दिसंबर 2018 को, लिख लो आप, 29 दिसंबर 2018 संपन्न पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब क्या करता है ये, पेंशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको संभालता है, ठीक है ना। और ये क्लाउड बेस्ड एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, पेंशन की जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो मैनेजमेंट किया जाता है। इस वजह से क्या है, ये न्यूज़ में था भी गोवा और कोचीन ने इसको अपनाया है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में आपको यहाँ पे जानना है। प्रश्न उठता है अर्थक्वेक लाइट के संबंध में, इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसके बारे में, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग डिजास्टर मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में है। तो अगर देखोगे तो जो मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग डिजास्टर सपोर्ट सिस्टम है, ये मौसम पूर्वानुमान डिजास्टर का क्या करता है, जानकारी देता है आने वाले समय में, ठीक है ना। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो अगर आप देखोगे मिशन मौसम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। कब, जनवरी 2024 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये एक तरह का अगर आप देखोगे तो मौसम के संबंध में रियल टाइम चेतावनी, अर्ली वार्निंग देता है। इससे पता चल पाए कि भाई मौसम किस तरह से रहने वाला है, तो किसान हैं या जो भी ट्रैवल टूरिज़्म है वो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनना है कि इट इज़ डिजिटल इनिशिएटिव अंडर द मिशन मौसम डेवलप इन हाउस बाई आईएमडी, जिसको 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। ये बात करेक्ट हो जाती है। दूसरा, द सिस्टम है सक्सेसफुली इंक्रीज द फोरकास्ट लीड टाइम 5 डे to 10 डे। मतलब इससे क्या हो गया है, अब जो और व्यवस्था आ गई है, 5 दिन से बढ़ा के 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले हमें सूचना मिल जाएगी। तीसरा, इट यूटिलाइज जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करता है, जीआईएस टूल का यूज करता है। तो मुझे तो 3 के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। आपको कौन से स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो यहाँ पे कैसे फंसा दिया, फोरकास्ट लीड करता है, टाइम हैज इंक्रीज 5 days to 7 day नॉट 10 डे। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, वो 5 दिन से 7 दिन हो गया है, ना कि 10 दिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 दिन से 7 दिन है, ठीक है। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे किसके बारे में देखते हैं। आरबीआई ने बैंकों को रोक लगाने के लिए कहा है कि नॉन डिलीवरी डेरिवेटिव्स को रोक लगाने के लिए कहा है, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में देखो, दीज आर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर द फाइनल सेटलमेंट इज मेड इन द फिजिकल करेंसी रुपी विद इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर जिसका निपटान भारतीय करेंसी में होने वाला है, ऐसे अनुबंध हैं, उनको भारत सरकार ने रोक लगाने के लिए कहा है, ऐसी न्यूज़ में था। दूसरा, दे आर प्राइमरली यूज बाई ऑफशोर इन्वेस्टर एंड हेज फंड हु लैक डायरेक्ट एक्सेस टू द डोमेस्टिक इंडियन मार्केट। इनका उपयोग ऑफशोर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंड्स के द्वारा किया जाता है। बाहर से जो लोग पैसा लगाते हैं उनके द्वारा यूज होता है, जिनके पास भारतीय घरेलू बाजार में डायरेक्ट पहुंच नहीं होती, ऐसे हेज फंड या ऑफशोर इन्वेस्टर इसका यूज करते हैं, नॉन डिलीवरी डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। देखते हैं, एनडीडी मार्केट ऑफन ऑपरेट ऑफशोर, मतलब कभी कभी ये क्या करता है, अक्सर ये सिंगापुर दुबई संचालित होता है और आरबीआई के रेगुलेशन से बाहर होते हैं। अब बताओ आप इसमें क्या सही है, क्या अगर आरबीआई ने इसमें गाइडलाइन दिया है तो क्या आरबीआई के डिसीजन से बाहर होंगे, क्या ये ऐसा पॉसिबल है ना। तो इस तरह से क्या है ना कि आपको किसी क्वेश्चंस को ये भी देखना है कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है तो क्या आरबीआई से बाहर होंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये फंसाना चाह रहा है और आपको उलझाना चाह रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3 के तीनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसके एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे डिटेल अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे पाओगे कि 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट इसलिए है कि जो इन एनडीडी नॉन डिलीवरी डेरिवेटिव्स में क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी, यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है रुपए की। द डिफरेंस इज सेटल इन कैश, जो डिफरेंस होता है वो कैश में सेटल होता है। यूजुअली ये डील यूएस डॉलर्स में होती है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा था कि भाई कैश में तो इतनी बड़ी डील होंगी नहीं, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था कि इसका उपयोग ऑफशोर इन्वेस्टर करते हैं, हेज फंड वाले करते हैं, भारत के बाहर वाले करते हैं, लेकिन ये कैश में डील नहीं होता है भाई।
ठीक है ना, कैश में डील नहीं, जो कैश बोला ना ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा और 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि आरबीआई कंट्रोल के बाहर, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप समझो, दीज मार्केट फंक्शन ऑफशोर विच इज बाई द आरबीआई हैज हिस्टोरिकली बीन कंसर्न अबाउट देयर इन्फ्लुएंस। तो डायरेक्टली आरबीआई का कंट्रोल भी नहीं होता, लेकिन आरबीआई प्रयास तो करता है। द आरबीआई रिसेंटली अलाउ डोमेस्टिक बैंक टू पार्टिसिपेट एनडीडी मार्केट टू गिफ्ट सिटीज़ टू ब्रिंग सम ऑफ द लिक्विडिटी बैक अंडर द इंडियन ओवरसाइट। तो गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसके माध्यम से आरबीआई ने कहा बैंकों को भाई तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो एनडीडी मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सही आंसर क्या हो जाएगा, 2-3 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अर्थक्विक लाइट का फिनोमिना तब होता है जब अर्थक्विक होता है उसके बाद एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसे अर्थक्विक लाइट बोला जाता है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे देखा, ग्रीस वाले रीजन में देखा गया मैप में। आप देखो ये जो मैप आप देखो रहे हो, ये वाला जो रीजन है ना, ये ग्रीस वाला रीजन को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अर्थ, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं टर्की में। ये वाला जो अफ्रीकन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इस वजह से यहाँ पर अर्थ की लाइट देखी गई है। अब ये जो लाइट है, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडॉन्स गैस फ्रॉम द अर्थ कोर, पृथ्वी के कोर से ये रेडान गैस निकली है, ठीक है, उसकी वजह से ये लाइट है। दूसरा, फ्रिक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रॉक रीचिंग द सरफेस आयोनाइजिंग द एयर, चट्टानों में घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश सतह तक पहुंचने से हुआ है। तीसरे, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्लाउड में रिफ्लेक्ट किया, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बादलों में परावर्तन देखा गया। तीसरा, मीटियोर शावर की वजह से देखा गया। 4 के चारों जो क्वेश्चन इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे फिर डिटेल देख सकते हैं करेक्ट आंसर का। बी मतलब क्या, स्ट्रीट और रॉक स्पेशली दोज विद इन द क्वार्टर क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज द फ्लो टू द सरफेस आयोनाइज एंड मॉलिक्यूल। हिंदी में भी सेम आपको क्वेश्चन, चट्टानों में तनाव पड़ने से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। चट्टान टकराती हैं तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जो सतह तक पहुंचकर वायु के जो अणु उनको आयनित करता है और चमकदार प्लाज्मा निकलती है, वही यहाँ पर देखा गया है। अगर आप देखो रिसेंट में न्यूज़ में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डिसीज़ के बारे में है जो न्यूज़ में था, न्यू कैसलस रोग। ये किससे होने वाली डिसीज़ है, पहले तो आप ये समझ लो कि ये हाल में यूके यूरोप में एडवाइजरी जारी हुई है, तो ये वायरल है। तो वायरल का मतलब क्या, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। इसमें लक्षण आपको सांस लेने में समस्या आएगी, लकवा की समस्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यूरोप में ये फैलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये किसको प्रभावित करता है, मवेशियों को, प्रवासी व्हेल्स को, पोल्ट्री को या मानव श्वसन को। तो जो पोल्ट्री व्हेल्स हैं, ये सॉरी पोल्ट्री अदर बर्ड्स हैं, इनको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। आपने इसके बारे में देखा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझो। ये एक पहल के बारे में बोल रहा है, इनमें से किस पहल का आंसर है, प्रारंभ है, टीम इनिशिएटिव, जन समर्थन पोर्टल, पीएमई ड्राइव, किसके बारे में डेफिनेशन है। यह पहल एमएसएमई को डिजिटल टूल प्रदान करने के लिए, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए एम्पावर बनाना चाहती है। ओएनडीसी नेटवर्क पर इन इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने पर केंद्रित है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य करती है 50% लाभार्थी महिला स्वामित्व वाली एमएसईज हों। अब ये किसके संबंध में है, कौन से इनिशिएटिव के संबंध में है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा टीम इनिशिएटिव शुरू किया गया, ट्रेड इनेबल ऑफ मार्केटिंग टीम इनिशिएटिव, कंपोनेंट है रैम प्रोग्राम का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, स्पेसिफिकली फोकस करता है डिजिटल कॉमर्स एंड ओएनडीसी पर, इन पर ये फोकस करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना है। 2:30 बजे 3 बजे रात मैंने इसको डिस्कशन किया क्योंकि कल मुझे निकलना है। सुबह आप इसे क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ एक्चुअली क्या मैंने फॉर्मेट की, मुझे क्योंकि फॉर्मेटर अब रात में बनाता नहीं है ना, मैंने खुद ही फॉर्मेट की, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ऐसे